वेलकम बैक। आज ही हमारी एंटरप्राइज सिस्टम या ईआरपी रिसोर्स प्लानिंग की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आज ईआरपी के एडवांटेजेस को देखेंगे, उसके चैलेंजेस को देखेंगे और कुछ ऐसी टर्म्स को देखेंगे जो थ्रू आउट द कोर्स हमने यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होता है एंड विजडम क्या होता है। एंड देन हम देखेंगे कि जो बेसिक सोर्स होते हैं नॉलेज वगैरह के, वो क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि ईआरपी के एडवांटेजेस क्या हैं। इसका पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि इम्प्रूव्ड एक्सेस टू डाटा फॉर ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। आपके पास जब डाटा मौजूद है तो आप डिसीजन मेकिंग बड़ी आसानी से कर सकती हैं। जब डाटा की एक्सेस जितनी ज़्यादा ईजी होगी, जितना डाटा एक्सेसिबल होगा, उतनी डिसीजन मेकिंग फास्ट और इजी होगी और बेहतर होगी। दूसरा जिसका फ़ायदा है वो है एलिमिनेशन ऑफ कॉस्टली इनफ्लेक्सिबल लेगेसी सिस्टम्स। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है लेगेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हों, उनकी कोई सपोर्ट ना हो, उनको हम लेगेसी सिस्टम का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8.1 की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सपोर्ट देना बंद कर दी है। तो ये हमारे लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एलिमिनेशन ऑफ कॉस्टली इनफ्लेक्सिबल लेगेसी सिस्टम, कि अगर कोई पुराने सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, पुराने डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेंटियम 4 यूज़ हो रहा है कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको मेंटेन रखने के लिए उसकी कॉस्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ रही है। तो जब आप ईआरपी वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, ईआरपी यूज़ करते हैं, तो आपको वो लेगेसी सिस्टम भी ख़त्म करने पड़ते हैं। जब वो ख़त्म होती हैं तो आप उनकी कॉस्ट जो आप बेयर कर रहे होते हैं उससे भी बच जाते हैं। वन टाइम जो है ईआरपी ख़रीद लेते हैं, उस पर जितने आपने पैसे लगने होते हैं उससे आपके सिस्टम भी अपडेट हो जाते हैं एंड सब कुछ स्मूथ हो जाता है। थर्ड जो इसका फ़ायदा है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्रोसेसेस। जब आप टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो, जब आप सिस्टम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो, जब आप सॉफ्टवेयर लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट जो है वो है अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड हो जाता है। अब जहाँ पे किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ पे उसके कुछ चैलेंजेस, कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ईआरपी को यूज़ करने के लिए जो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने या यूज़ करने के लिए पहला जो चैलेंज है वो है कॉस्ट। बिकॉज ईआरपी जो हैं वो जहाँ ओपन सोर्स हैं वहाँ वो पेड ईआरपीज भी हैं। उनको परचेज करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, आपको लाखों समटाइम करोड़ों चाहिए होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल की है, कितने बड़े लेवल की है। उस हिसाब से जो भी आप ईआरपी यूज़ करते हैं आप उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको टाइम चाहिए होता है। जब एक वर्क प्रोसेस चल रहा था 10 सालों से, ट्रेडिशनल वर्क प्रोसेस चल रहा था, एंड देन आप फ़ौरन से आप उसको मूव कर जाते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे, ईआरपी पे, तो आपको टाइम चाहिए होता है अपने उस वर्क प्रोसेस को अपनी लेटेस्ट ईआरपी के साथ इंटीग्रेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में। आपको कुछ चीज़ें समझने में आपको टाइम चाहिए होता है। तो वो जो पहले हैबिट्स बन चुकी होती हैं काम करने के लिए, काम करने की, उससे आप जब नए तरीके कार में जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। थर्ड इसका चैलेंज है कस्टमाइजेशन। अब आप पहले पेपर वर्क कर रहे थे, अब पेपर वर्क से डायरेक्ट आप जो है वो सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो, ईआरपी पे आ जाते हो, तो समहाउ आपको अपने वर्क प्रोसेस की भी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि पेपर वर्क में वो आप किसी और शायद तरीके से कर रहे थे, जबकि आप जब सॉफ्टवेयर में आएंगे तो वहाँ पे उसकी कुछ फॉर्मेट्स चेंज हो जाएंगी, कुछ टर्म्स समटाइम चेंज हो सकती हैं, तो आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी करनी पड़ती है। फोर्थ जो है वो है यूज़र फ्रस्ट्रेशन। अब एक बंदा है, एक एम्प्लॉई है, वो 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल उसका एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस से भी ओके हो, मुतमईन हो, बट जब आप उसको उठा के ला के एक नया सॉफ्टवेयर दे देते हो कि आज के बाद आपने जो है मुझे इस पे काम करके देना है। पहले वो आपको हैंड रिटन फॉर्म में कोई एप्लीकेशन देता था,
लिख के। अब आप उसको कहते हो नहीं, आपको जो एप्लीकेशन आपको रिसीव होनी चाहिए वो प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, तो उसको टाइप करने में थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन फील करेगा। सो यूजर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग चेंजेस जो होती हैं उनको मैनेज करने में सम टाइम डिफिकल्टी फील करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि बिजनेस में डाटा का रोल क्या है। उससे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे डाटा की। तो डाटा क्या है? बेसिकली इट्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो है रॉ फैक्ट्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जांपल 111 या 211, ये डाटा है। किसी भी रॉ चीज़ है ना, हमें इससे कुछ पता नहीं लग रहा है कि 11 क्या चीज़ है, बस डिजिट है, एक डाटा है। आगे चल के हम इसको जब देखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है तो ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई डाटा इज इम्पॉर्टेंट। डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डाटा है वो लाइफ ब्लड है। ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना ज़्यादा डाटा होगा अपने कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड, कस्टमर मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड, मार्केट डिमांड से रिलेटेड, वो उतनी अच्छी अपनी प्रोडक्टिविटी कर पाएगी, डिसीजन मेकिंग कर पाएगी। तो ये इट्स अ लाइफ ब्लड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स ड्राइव बिजनेस करंट और फ्यूचर नीड्स। ये बिजनेस की करंट और फ्यूचर नीड्स के बारे में आपको बताता है। डाटा आपके पास होगा तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। डाटा आपके पास होगा तो आपको ये पता लगेगा कि आज से 3 साल बाद कस्टमर हमसे क्या डिमांड करेगा। या एक प्रोडक्ट है वो लेट्स सपोज उसकी 1 मंथ में 3000 जो है पीसेस डिमांड है, आपके पास डाटा होगा तो आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट ईयर इसकी डिमांड कितनी हो सकती है। Good companies pay special attention to what data is collected and how it is managed in the organization. जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि डाटा किस तरह कलेक्ट किया जा रहा है और उसको किस तरह मैनेज किया जा रहा है। जब डाटा कलेक्ट किया जाएगा दैन उसको मैनेज भी डेफिनेटली किया जाएगा, और मैनेज इस तरह किया जाएगा कि उससे जितनी ज़्यादा आउटपुट ली जा सकती है, उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है वो लिया जा सकता है। तो एडवांटेजेस भी हैं इसके, एडवांटेजेस ऑफ गुड डाटा मैनेजमेंट। तो जब आप डाटा को अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपको कुछ उसके फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा इम्प्रूव डाटा शेयरिंग। जब आपके पास डाटा अच्छे अंदाज में मैनेज होगा तो आप उसको अच्छे अंदाज में डाटा को शेयर कर सकेंगे। अगर आपके पास डाटा बिखरा हुआ है तो आप उसको कैसे शेयर करेंगे? लेकिन अगर आपके पास मैनेज डाटा है तो शेयरिंग आसानी है आपके लिए। सेकंड इसका जो फायदा है वो है बेटर डाटा इंटीग्रेशन। आप उस डाटा को कहीं इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ, तो उसकी इंटीग्रेशन आसान होगी क्योंकि आपके पास डाटा मैनेज्ड फॉर्म में है। थर्ड इसका जो फायदा है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो रैक्स में बुक्स का नंबर लगा होता है, वो 1 to 3 भी हो सकता है या अल्फ़ाबेटिकली भी वो ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। तो वो जितनी अच्छे अंदाज में बुक्स रैक्स में रखी होंगी उनको ढूंढने में उतनी आसानी होगी, उनको ढूंढने में एफिशिएंसी आ जाएगी। फोर्थ इसका जो फायदा है वो है मिनिमाइज डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। फिफ्थ पे है इम्प्रूव डाटा एक्सेस। जहाँ शेयरिंग इम्प्रूव्ड हो रही है वहाँ डाटा की एक्सेस भी इम्प्रूव हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। आपके डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो रही है। द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस, इसको भी देख लेते हैं। डेफिनेशन पहले इसको देख लेते हैं। मीनिंगफुल डाटा इन टर्म ऑफ रेलेवेंस एंड पर्पस या प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था 111, उससे हमें पता नहीं लग रहा था कि ये 111 क्या चीज़ है, वो रॉ मटेरियल था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी जो है वो 111 है और कस्टमर आईडी जो है वो 222 है। तो ये मीनिंगफुल डाटा है आपके पास। बेसिकली जो मीनिंगफुल डाटा होता है आप उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये 111 जो है ये स्टूडेंट आईडी भी हो सकती है, ये कस्टमर आईडी भी हो सकती है, ये ऑर्डर आईडी भी हो सकती है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं उस 11 को, ये चीज़ आपको बताएगी कि इस डाटा का मतलब ये है। अगर आप स्टूडेंट्स के हिसाब से देख रहे हो तो ये स्टूडेंट की आईडी हो सकती है या स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। अगर आप कस्टमर को देख सकते हो, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो हो सकता है ये कस्टमर आईडी हो सकता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो
हो सकता है उसका घर का नंबर हो एंड सो ऑन। एक टेबल है, इसको देखते हैं, इससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डर डेट है 19 Feb 2010, प्रोडक्ट नेम है चिकन, क्वांटिटी में 2 है एंड कस्टमर नेम जो है अली। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी कॉलम है, यहाँ पे 2 से आपको पता लग रहा है कि ये 2 चिकन की बात हो रही है। इस तरह अगर सेकंड रो में देखें टूथपेस्ट, वहां पे क्वांटिटी जो है वो 22 है। इससे आपको पता लग रहा है कि कस्टमर जो जमाल कस्टमर था उसने टूथपेस्ट की 22 क्वांटिटी परचेज की थी जून 2010 में एंड सो ऑन। आई होप इट मेक सेंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस पे भी आ जाते हैं। तो जहाँ पे डाटा से बेटर डिसीजन मेकिंग हो रही थी, वहाँ पे बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और वो कंप्लीट है तो इस पे भी आपकी डिसीजंस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। स्मार्टर एंड स्मूथर वर्क प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। आपके पास इंफॉर्मेशन है और वो कंप्लीट है तो आपके जो वर्क प्रैक्टिसेस हैं उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, वो स्मूथ हो जाएंगी मजीद। आपके पास जो रिसोर्स हैं उनकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। अगली बात जो है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइटल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट या हिस्टोरिकल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी आसान हो जाएगा अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज नॉलेज। बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ एनालाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन विद एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। जब आप एनालाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर देते हैं किसी वैल्यू की बुनियाद पे या तजर्बे की बुनियाद पे तो हम उसको नॉलेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल द एक्सपीरियंस ऑफ योर एम्प्लॉइज योर फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट। आप एक जगह जॉब कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, तो वो 5 सालों का जो एक्सपीरियंस है, आप 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, वहाँ पे आपने मल्टीपल चीज़ें सीखी हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझा है, काम के प्रैक्टिसेस को समझा है, काम के प्रोसेसेस को समझा है, बिजनेस प्रोसेसेस को समझा है, बिजनेस फंक्शंस को समझा है। वो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको, वो आपका नॉलेज है बेसिकली। और जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू पुट कर रहा है, तो आपका वो एनालाइज और सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन है और उसका कुछ तजर्बा भी है, तो कहीं वैल्यू पुट कर रहा है, तो दिस इज योर नॉलेज। इस छोटे से डायग्राम से हम समझते हैं कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है और विजडम क्या होता है। पहले हम इन 3 चीज़ों को देख चुके हैं, विजडम को देख लेते हैं। पहले नंबर पे डाटा सेट ऑफ डिस्क्रीट फैक्ट्स या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल डाटा इन टर्म ऑफ रेलेवेंस एंड पर्पस। नॉलेज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एनालाइज्ड एंड सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन है। एंड विजडम जो है यूजिंग नॉलेज टू सेट एंड अचीव गोल्स। आप अपने नॉलेज को यूज करके कोई गोल सेट करते हो और उन गोल्स को अचीव करते हो, तो इसको विजडम कहते हैं। नॉलेज के मल्टीपल सोर्स हैं। पहला सोर्स जो है कस्टमर नॉलेज, दूसरे नंबर पे है एम्प्लॉय एंड सप्लायर रिलेशनशिप एंड थर्ड पे है मार्केट नॉलेज। पहला जो है कस्टमर नॉलेज, एक चीज होती है कस्टमर नॉलेज और दूसरी चीज होती है नॉलेज ऑफ कस्टमर। अगर मैं कस्टमर नॉलेज की बात करूं तो कस्टमर नॉलेज से मुराद ये है कि कस्टमर का नेम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। एंड नॉलेज ऑफ कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो उस कस्टमर ने लास्ट प्रोडक्ट कब खरीदी थी, कौन सी प्रोडक्ट खरीदी थी, कितनी प्राइस पे खरीदी थी, अब तक वो कितनी प्रोडक्ट्स आपसे खरीद चुका है, उसका बिहेव कैसा है आपकी कंपनी के साथ, वो आपकी प्रोडक्ट्स को लाइक करता है नहीं करता, वो आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताता है नहीं बताता, वो कस्टमर आपकी कंपनी को दूसरे लोगों को रेकमेंड करता है नहीं करता। ये क्या है, नॉलेज ऑफ कस्टमर है। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि आपको कस्टमर नॉलेज भी रखना है और नॉलेज ऑफ कस्टमर भी संभालना है। तो ERP में ये चीज़ मुमकिन है कि आप ये चीज़ें सारी इकट्ठी करके किसी जगह मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉय एंड सप्लायर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी कंपनी 10 सप्लायर्स के साथ काम कर रही है, उनमें से 5 सप्लायर जो है वो आपको टाइम पे आपकी प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स दे देती हैं और उनकी प्राइसेस भी परफेक्ट होती है, वो तंग भी नहीं करते, डिले भी नहीं करते। 3 जो हैं वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं बट वो टाइम पे डिलीवर कर देते हैं। एंड 2 जो हैं उनकी प्राइसेस भी हाई हैं, उनका बिहेव भी आपके साथ ठीक। अब ये अगर नॉलेज, इस चीज़ का नॉलेज आपके पास नहीं होगा कि 10 सप्लायर्स में से 5 का ये बिहेव है, 3 का ये बिहेव है, 2 का बिहेव ये है, तो आप उसी तरह उनके साथ चलते रहोगे। आप जिस लेवल पे बैठे हुए हैं, आपके नीचे वाले जो लोग हैं वो, उनकी मजबूरी है वो उसके साथ चल रहे हैं, इसी तरह ही चल रहे हैं। आपके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है क्योंकि डिसीजन पावर आपके पास है, आपसे नीचे जो लोग हैं वो कुछ कर नहीं सकते।
फैसले का हक सिर्फ आपको है, आप ही कुछ कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आपके सप्लायर्स का ये बिहेव है आपकी कंपनी के साथ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ईआरपी में ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होती है, उनका एक्सेस जो है वो बहुत इजी होता है, जिसकी बना पे आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। थर्ड वन है मार्केट नॉलेज। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको मार्केट नॉलेज भी होना चाहिए कि आया इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है भी सही या नहीं है, या किस सीजन में इसकी डिमांड बढ़ती है, कितनी एक प्राइस पे इसको बेचा जाए तो आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है, आपके कंपेटिटर कौन लोग हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉलेज के ज़ुमरे में आती हैं। तो ये बेसिक सोर्स थे नॉलेज इकट्ठा करने के, इनको ईआरपी में बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है और अच्छे ईआरपी इस तरह के तमाम डाटा को स्टोर करने और उनको मैनेज करने की फैसिलिटी आपको देती है। आई होप जितना कुछ आज हमने देखा है आपको वो समझ लग गया होगा। इनमें से अगर कोई चीज़ भी आपको कंफ्यूज कर रही है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।